अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपने जिबली ट्रेंड को जरूर नोटिस किया होगा। हर सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर सब अपनी ओरिजिनल फोटोज को जिबली स्टाइल एनिमेशन में कन्वर्ट करवा रहे हैं, जैसे कि डीडीएलजे के सीन्स, मीम्स, हत्ता के कायद-ए-आज़म के पार्टीशन के टाइम की तस्वीर भी जिबली स्टाइल में सब कुछ एआई से रिक्रिएट किया जा रहा है। ये ट्रेंड हर तरफ छाया हुआ है, जैसे तारे ज़मीन पर, बाबू भैया और भूल भुलैया। हर मूवी का सीन अब एक एनिमेटेड फैंटेसी जैसा लगता है। हर कोई इस जिबली ट्रेंड को फॉलो करते हुए अब तो अपने वीलॉग को भी जिबली में कन्वर्ट कर रहा है और डिफरेंट कैप्शंस भी देते हैं, जैसे कि इफ माई लाइफ वाज अ जिबली मूवी। इसके बाद लोग अपने वीडियोस, चाय बनाना, डॉग के साथ वॉक, स्ट्रीट व्यू, इट्स अ रेनी संडे एंड यू लिव इन अ जिबली टाउन, सब कुछ इस स्टाइल में बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ जिबली ट्रेंड ही क्यों वायरल हुआ? इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी की वजह से। जिबली का एस्थेटिक इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल होता है। उसकी एक सिग्नेचर फील होती है जो किसी और एनिमेशन स्टूडियो के पास नहीं होती। दूसरी ये है कि जिबली के पास पहले से ही एक ह्यूज ग्लोबल फैन बेस था। जब ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो उन सब लोगों ने इसको बूस्ट अप किया। थर्ड, इमोशनल नेचुरलिटी। जिबली ट्रेंड किसी पॉलिटिकल या कंट्रोवर्शियल चीज से लिंक नहीं था। हर एज ग्रुप ने इसको एंजॉय किया, इसलिए इजीली वायरल हो गया। ये ट्रेंड सबसे पहले सियाटल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ग्रैंड स्लेटन चैट जीपीटी 4.0 के सिर्फ चंद दिन लॉन्च होने के बाद अपनी और अपनी वाइफ और कुत्ते के एक सादा सी लगाई गई तस्वीर को जिबली आर्ट में तब्दील करके ट्विटर पर शेयर कर दिया और विद इन 24 आवर्स उसके ट्वीट ने 6.8 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए। तो सवाल ये है कि जिबली आर्ट होती क्या है? जिबली स्टाइल का मतलब है हैंड ड्रॉन, इमोशनल, स्लो पेस्ड एनिमेशन जो हर फ्रेम में ह्यूमन टच और फीलिंग्स को दिखाता है। एक जिबली मूवी का 1 सेकंड का सीन बनाने में 1 साल और 3 महीने लग जाते हैं, जो कि 2013 की एक मूवी द विंड राइसेस का एक सीन है, और अब वही लोग सिर्फ 5 मिनट के एआई फिल्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। जून 15, 1985 टोक्यो, जापान में स्टूडियो जिबली की फाउंडेशन रखी गई, जब मियाज़ाकी की पहली हिट फिल्म नाउसिका ऑफ द वैली ऑफ द विंड, जो कि 1984 में लॉन्च हुई, उसने सक्सेस हासिल की। इस जिबली स्टूडियो को हायाओ मियाज़ाकी, इसाओ ताकाहाता, तोशियो सुजुकी और यासुयोशी टोकामा ने साथ मिलकर बनाया था। 1986 में इनकी पहली ऑफिशियल फिल्म रिलीज हुई, जो कि कैसल इन द स्काई थी। 1980 से 2000 तक जिबली ने दुनिया भर में अपना जादू दिखाया, जिनमें से कुछ आइकॉनिक मूवीज भी थी, जो कि माय नेबर टोटोरो जो 1988 में रिलीज हुई। इस मूवी ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस में अप्रोक्सीमेटली $45 मिलियन अर्न किए। प्रिंसेस मोनाको जो कि 1997 में रिलीज हुई, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस में ओवर $169 मिलियन अर्निंग की। ये जापान की सबसे ज्यादा हिट मूवी थी अपने टाइम पर। स्पिरिटेड अवे जो कि 2001 में लॉन्च हुई, जिसमें एक छोटी सी लड़की मैजिकल वर्ल्ड में सफर करती दिखाई गई है। इस फिल्म ने 2003 में ऑस्कर अवार्ड भी जीता था फॉर बेस्ट एनिमेटेड फिल्म और बॉक्स ऑफिस में ओवर $395 मिलियन अर्निंग भी की। हाउल्स मूविंग कैसल जो कि 2004 में रिलीज हुई, जिसने ऑस्कर अवार्ड भी जीता फॉर बेस्ट एनिमेटेड फीचर्ड फिल्म और बॉक्स ऑफिस में $236 मिलियन अर्निंग की। द बॉय एंड द हीरोइन जो कि 2023 में रिलीज हुई और अभी तक उसने ओवर $167 मिलियन अर्निंग की, जो कि हायाओ मियाज़ाकी की लेटेस्ट हाईली एंटिसिपेटेड कमबैक फिल्म है। 2025 तक स्टूडियो जिबली ने अब तक टोटल 24 ऑफिशियल थिएट्रिकल फीचर फिल्म बनाई हैं और ये सिर्फ मेन मूवीज हैं जो उन्होंने खुद प्रोड्यूस की हैं। हायाओ मियाज़ाकी एक बहुत ही पैशनेट, परफेक्शनिस्ट और थोड़ा इंट्रोवर्टेड इंसान माना जाता है। वो सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं, एक आर्टिस्ट और स्टोरी टेलर भी हैं जो हर फ्रेम में अपना दिल डाल देते हैं। हायाओ मियाज़ाकी अपनी मूवीज का हर सीन पेंसिल से खुद स्टोरी बोर्ड करते हैं। उनके लिए एनिमेशन एक सोलफुल काम है और वो चाहते हैं कि हर फ्रेम में इमोशन हो, इसलिए वो डेडलाइंस और बजट से ज्यादा क्वालिटी की परवाह करते हैं। वो मॉडर्न गैजेट्स और डिजिटल टूल्स के अगेंस्ट हैं। ज्यादातर जिबली मूवीज ट्रेडिशनल हैंड रन एनिमेशन से बनी है। एक बार उनको एक एक्सपेरिमेंटल एआई एनिमेशन क्लिप दिखाई गई थी जो एक क्रीपी डिसजॉइंटेड एनिमेशन थी, तो उनका रिएक्शन वायरल हो गया था। मियाज़ाकी ने कहा था कि आई स्ट्रांगली फील दिस इज एन इंसल्ट टू लाइफ इटसेल्फ। हूएवर क्रिएट्स दिस स्टफ हैज नो आइडिया व्हाट पेन इज। वो एआई को क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए थोड़ा सोलफुल मानते हैं। उनका मानना है कि रियल आर्ट ह्यूमन इमोशन, एक्सपीरियंस और सोल से आता है, मशीन से नहीं। अर्ली 2000s में टम्बलर और डिवाइन आर्ट पर फैन आर्टिस्ट ने जिबली स्टाइल ड्राइंग्स बनाना शुरू की थी। फिर एआई आया और अब हर सेकंड
पोस्ट में जिबली फिल्टर नजर आता है। पिक्सिव जो कि एक जापानीज आर्ट साइट है, उस पर भी जिबली स्टाइल आर्ट अर्ली वायरल हुआ था, लेकिन जिबली के फाउंडर हायाओ मियाजाकी ने एआई को डिस्कस्टिंग कहा और उनका मानना है आर्ट शुड रिफ्लेक्ट ह्यूमन पेन इमोशन नॉट जनरेटेड पिक्सल। उनके लिए आर्ट पर्सनल होती है और एआई उस एसेंस को कॉपी नहीं कर सकता। जब आर्ट में इतनी मेहनत, जज्बात और वक्त लगता है तो क्या उसे एआई फिल्टर्स के थ्रू बस ट्रेंड बना देना ठीक है क्या? सैम अल्टमन ओपन एआई के सीईओ का जिबली ट्रेंड में किरदार काफी अहम रहा है, लेकिन वो ट्रेंड के शुरू होने का सबब नहीं थे। ओपन एआई ने जीपीटी 4.0 मॉडल के जरिए एक इमेज जनरेशन फीचर इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें लोग अपनी तस्वीरों को स्टूडियो जिबली के अंदाज में तब्दील कर सकते हैं। ये फीचर वायरल होने लगा जब लोगों ने अपनी तस्वीरों को जिबली स्टाइल में शेयर करना शुरू किया। इसके बाद ओपन एआई पर जिबली स्टाइल इमेज रिक्वेस्ट का फ्लड आ गया, जिसकी वजह से सर्वर्स पर काफी प्रेशर बढ़ा। सैम अल्टमन ने भी अपनी जिबली स्टाइल एनिमेटेड इमेज पोस्ट की और इस ओवरलोड को मैनेज करने के लिए टेम्परेरी रेट लिमिट्स लगा दी। जब उन्होंने कहा कि अवर जीपीयूज आर मेल्टिंग, और उन्होंने एक ट्वीट में भी कहा था, कैन यू ऑल प्लीज चिल ऑन जनरेटिंग इमेजेस, दिस इज एन इनसेन, आवर टीम नीड्स स्लीप। ओपन एआई के इंटरनल लॉग्स के मुताबिक फर्स्ट 48 आवर्स में जिबली स्टाइल प्रॉम्प्ट्स में 4300% इंक्रीज हुआ। सैम अल्टमन के ट्वीट से लग रहा था कि वो देख रहे थे कि लोग कितनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं और शायद सीक्रेटली एंजॉय भी कर रहे हैं कि उनकी टेक इतनी पॉपुलर हो गई है। एआई जनरेटेड जिबली स्टाइल इमेजेस पर कॉपीराइट और एथिकल कंसर्न्स भी उठाए गए, खासकर स्टूडियो जिबली के को फाउंडर हायाओ मियाजाकी के एआई एनिमेशन पर नेगेटिव कमेंट्स के बाद सैम अल्टमन ने एआई जनरेटेड आर्ट को नेट विन फॉर सोसाइटी करार दिया, लेकिन ओपन एआई ने स्पेसिफिक जिबली स्टाइल प्रॉम्प्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई। फ्री यूजर्स रोजाना सिर्फ 3 जिबली स्टाइल इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। चैट जीपीटी प्लस यूजर्स को ज्यादातर फ्लेक्सिबल एक्सेस मिलता है, लेकिन एग्जैक्ट लिमिट्स डिस्क्लोज नहीं की गई। जिबली आर्ट एक सिर्फ स्टाइल नहीं, ये एक फीलिंग है, एक दुनिया जहाँ सब कुछ सॉफ्ट, इमोशनल और सोलफुल लगता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी तस्वीर को जिबली में बदलें, एक सेकंड के लिए सोचिए कि क्या आप सिर्फ व्यूज कॉपी कर रहे हैं या उनके जज्बात भी। तो अब हम आते हैं इस ट्रेंड की एक ब्लैक हिडन ट्रुथ स्टोरी पर। जब लोग अपनी पर्सनल फोटोज को एआई टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी पर अपलोड करते हैं तो उनका बायोमेट्रिक डाटा जैसे कि उनके चेहरे के फीचर्स, एज, जेंडर और एक्सप्रेशंस वगैरह एक्सपोज हो जाते हैं। ये डाटा सेंसिटिव होता है और अगर ये लीक हो जाए तो इसे आइडेंटिटी थेफ्ट या ऑनलाइन हरासमेंट का खतरा हो सकता है। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए पर्सनल फोटोज का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो बिना आपकी इजाजत के हो सकता है। बहुत से टूल्स का प्राइवेसी पॉलिसी अनक्लियर होता है और लोग बिना पढ़े एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आप किसी ऐप या साइट पे फोटो अपलोड करते हैं जहां लिखा होता है कि वी मे यूज योर डाटा टू इम्प्रूव आवर सर्विसेज, तो आपका डाटा लीगली ट्रेनिंग में यूज हो सकता है बिना आपके एक्टिवली जाने के। ये लीगली ग्रे एरिया है और प्राइवेसी एडवोकेट्स इसी वजह से वार्निंग देते हैं। फोटोज के अंदर मेटा डाटा होता है जैसे डिवाइस इन्फो, लोकेशन यानी कि जीपीएस और टाइम स्टैम्प्स। अगर आप किसी अनसेफ ऐप या टूल में फोटो अपलोड करते हैं और ऐप मेटा डाटा स्ट्रिप नहीं करता तो ये इन्फो भी लीक हो सकती है। ये स्पेशली चिल्ड्रन के लिए डेंजरस हो सकता है, जैसे स्टॉकिंग और साइबर एक्सप्लॉयटेशन वगैरह। जैसे कि क्लियर व्यू एआई जो कि एक अमेरिकन टेक कंपनी है, ये कंपनी बेसिकली एक फेशियल रिकॉग्निशन एआई बनाती है जो दुनिया भर के लोगों की फोटो स्क्रैप करके उनका बायोमेट्रिक डेटाबेस बनाती है, जो कि मोस्टली बिना लोगों की परमिशन के होता है। बिलियंस ऑफ इमेजेस फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन प्लस यूट्यूब से ऑटोमेटिकली स्क्रैप की गई फोटोज होती हैं। ये सॉफ्टवेयर किसी भी फोटो का एनालाइज करके उस इंसान की आइडेंटिटी ढूंढ सकती है विद इन सेकेंड्स। सितंबर 2024 में नेदरलैंड्स का डाटा प्रोटेक्शन वॉचडॉग ने क्लियर एआई पर $33.7 मिलियन का फाइन लगाया। उनका कहना था कि कंपनी ने लोगों की इमेजेस उनकी परमिशन के बिना स्क्रैप करके एक लीगल बायोमेट्रिक डेटाबेस बनाया, जिसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बेचा गया। जो चीज इंटरटेनिंग लगती है जरूरी नहीं कि वो सेफ भी हो। एआई फिल्टर्स विजुअली फन है, लेकिन वो आपकी प्राइवेसी के लिए डेंजरस हो सकते हैं, इसलिए हमेशा कॉशन लेना चाहिए। आप इस बारे में क्या ओपिनियंस रखते हैं? क्या हम सिर्फ एआई ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं या
या उनके इम्पैक्ट को समझने की कोशिश भी करते हैं, या फिर क्या हम एआई से आर्ट बना रहे हैं या बस अपने इमोशंस के शॉर्टकट को उनके हवाले कर रहे हैं। और अगर ये सब इतना ही इनोसेंट होता तो प्राइवेसी पॉलिसीज इतनी हमेशा कंफ्यूजिंग क्यों होती हैं और ओपन एआई को रेट लिमिट्स लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। प्लस मियाज़ाकी जैसे लेजेंड्स को ये सब देखकर इंसल्ट टू लाइफ कहना क्यों पड़ता। कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो ने कुछ महसूस करवाया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।